गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, तो आज हम रूसी क्रांति को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसका जो इसी लेसन में थर्ड टॉपिक है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ये रूस के बारे में ही है। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, तुम्हें याद होगा ड्यूमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं जार के शासनकाल में। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी। बेटा रशिया में बहुत ठंड पड़ती है और हर वक्त बर्फ़ पड़ती है, तो वही बोल रहे कि उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी। और यह हम 1917 की बात कर रहे हैं। भीषण कोहरा और बर्फबारी भी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वे जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। जार जो था वो ड्यूमा को भंग कर रहा था, लेकिन जो लोग थे वो ये चाहते कि ड्यूमा भंग ना हो। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी, यानी ताला लगा दिया गया, यानी फैक्ट्री बंद कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। मैंने बताया था ना कि चाहे मजदूर अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जब ऐसा किसी के साथ कुछ होता था, फैक्ट्री बंद हो जाए या मजदूर के साथ कोई मिसबिहेव किया जा रहा हो या उसके अधिकारों को छीना जा रहा, तो सारे फैक्ट्री के मजदूर एक हो जाते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा हो कि एक फैक्ट्री में ताला जब लग गया तो 50 फैक्ट्रियों के मजदूर इकट्ठे हुए और उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व तो औरतें भी कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे। यानी 22 फरवरी को तालाबंदी हुई, हड़ताल हुई, लेकिन सब मजदूर इधर उधर हो गए। 24 और 25 फरवरी को फिर से लोग इकट्ठे होने लगे मजदूर। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। संडे 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला बोल दिया और उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। याद है ना कि यहाँ पर काम के कोई घंटे निश्चित 15-15 घंटे काम कराते थे और तनख्वाह भी कम देते थे। तो अब मजदूरों ने इन सब बातों के लिए हड़ताल करना शुरू कर दिया। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। शासक तो ये कहा कि भाई गोलियां चलाओ, लेकिन घुड़सवारों ने मना कर दिया कि हम उन पे गोलियां नहीं चलाएंगे। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। अब उन पे जोर डाला जाने लगा तो सैनिक भी गुस्से में आकर उन्होंने अपनी रेजिमेंट के एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। अब देखो धीरे धीरे मजदूर, अब सिपाहियों में भी हड़ताल बगावत शुरू हो गई। हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले सारे सैनिक जो थे। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दे। जार का शासन था। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा जो था पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। अब हम पढ़ेंगे फरवरी के बाद क्या हुआ। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे।
उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक सा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, तो ये लोग सब वर्ल्ड वॉर का विरोध कर रहे थे लेनिन के साथ मिलके। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। आंदोलन कर रहे थे तो और ज़्यादा फैल गया गर्मियों में। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगीं। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। सरकार तो यही करती है, तो सरकार ने सब रोकने के लिए किया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बनाई गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी देखो, मजदूरों से क्रांति शुरू हुई, सिपाही भी उसमें शामिल हो गए और अब किसान भी उसमें शामिल हो गए हैं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू की। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। यानी समितियां बनने लगी, मजदूरों की समिति बनी, किसानों की समिति बनी, अब सरकार को हटाने के लिए समितियां बनने लगी। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। यानी अब मजदूर, किसान, सैनिक सब एक तरफ हो गए और सरकार एक तरफ, और दोनों में मनमुटाव बढ़ता चला गया। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुत बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। बोल्शेविक आ गए और जो सरकार थी उसको हटा दिया गया। तो इस तरीके से बेटा हर देश में ऐसे ही क्रांति आई, और क्रांति के बाद जो आंदोलन जो आया उसके बाद
देश में लोकतंत्र आया और शांति आई। ऐसे रूस में हुआ, ऐसे हमने फ्रांस में पढ़ा, ऐसे हमें मालूम है अपने देश में भी ऐसे हुआ था। इस तरीके से हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये हिस्ट्री एक्चुअली इतिहास है, इसको एक बार अपने आप भी पढ़ लेंगे। इसका जो 4th टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को भेज दिए जाएंगे, वो अपनी हिस्ट्री की कॉपी में कर लेंगे। अटेंडेंस का ध्यान रखना है, 11 से 11:10 के बीच में जिसकी अटेंडेंस आएगी सिर्फ उसी बच्चे की प्रेजेंट लगेगी, बाकी की एब्सेंट लगेगी। और अपना जो काम है वो 2 बजे के बाद फ़ोन पर अपने ग्रुप पर पोस्ट नहीं करना, ये नहीं कि सारा दिन फ़ोन पर लगे रहें, ठीक है। ध्यान रखना है, घर में रहना और सेफ रहना, और तैयारी करनी है एग्ज़ाम्स की।